आइए, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया था। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट में सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हमने फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था। ये फाइनेंशियल सिस्टम हमारा कहता है कि एक तरफ जो इन्वेस्टर है जिनके पास सरप्लस मनी है, दूसरे तरफ कंपनी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर सरप्लस मनी किन्हीं के पास है तो वो किन जगहों पे पैसे लगाएं, और जो लोग प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं उनके पास पैसे कैसे आए। इन दोनों चीज को मिट कराने के लिए हमने इस फाइनेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इस फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट थे: फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट, इंटरमीडिएरीज, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। हमने फर्दर फिर देखा कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट के 2 मेजर सेगमेंट थे: मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के भीतर फिर हमने देखा था सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग बोरोइंग। सिक्योरिटीज मार्केट के भीतर 2 फॉर्म था: प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमेशा कंपनी जाकर के कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी। जितने भी इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरी मार्केट में इशू करेगी उन्हें सेकेंडरी मार्केट में क्या करना पड़ेगा, उन्हें सेकेंडरी मार्केट में उसे लिस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसके दूसरे सेगमेंट पे आए थे, यानी कि हम आए थे इसके प्रोडक्ट्स पे, जहां हमने बेसिकली देखा कि प्रोडक्ट्स जो है वो 2 मेजर कैटेगरी में है। एक है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एक है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। हमें पढ़ना था कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा चैप्टर था। हमने इसे पढ़ना जो है वो शुरू किया। इसमें हमने पूरा का पूरा जो है वो प्योर इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों ही कर लिया। अब हम पहुंचेंगे किस पे, डेरिवेटिव्स पे। पहले हमने प्योर मार्केट पढ़ना शुरू किया था। प्योर मार्केट को हमने 2 सेगमेंट में बांटा था। एक था हमारा शेयर्स और दूसरा हमारा डिवेंचर। शेयर्स के भीतर हमने पहले शुरुआत की इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट पढ़ा, फिर इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट हमने पढ़े, फिर हम आए थे प्रेफरेंशियल शेयर्स पे, प्रेफरेंशियल शेयर पढ़ा। प्रेफरेंशियल शेयर्स के सारे टाइप पढ़े थे: कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, फिर आपका कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सारे के सारे एस्पेक्ट हमने पढ़ लिए थे। फिर हम आए थे डिवेंचर पर। हमने देखा कि किस तरह से डिवेंचर होल्डर को प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर से भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और इन्हें जो भी रिटर्न हम देते हैं वो इंटरेस्ट के फॉर्म में देते हैं। फिर हमने जो है वो यहाँ पे डिवेंचर के अलग अलग तरह के टाइप देखे थे: सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, परपेचुअल डिवेंचर, फिर आपका रिडीमेबल डिवेंचर, रजिस्टर्ड, बियरर डिवेंचर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जिसमें पार्टली कन्वर्टेबल भी हमने देखा था। और फिर हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए थे, जो हमारा था कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन प्राइस और कन्वर्जन प्रीमियम पे। इन चीजों को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था वारंट और डिटेचबल वारंट के। ये बेसिकली हमारे प्योर इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है, लेकिन ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिपेंडेंटली ना इशू करके बल्कि किसी इंस्ट्रूमेंट के फीचर को और इनहांस करने के लिए, उसे और इंटरेक्टिव या लुक्रेटिव बनाने के लिए इशू किया जाता है। और इसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर आपको जो है वो इक्विटी शेयर पर्टिकुलर रेट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर उस समय आपको रेट सुटेबल लगे आप लीजिए, लेकिन अगर उस समय ऑलरेडी मार्केट रेट ही इससे बेहतर हो तो आप मार्केट रेट पे ले सकते हैं और इसे लैप्स कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हमने इसी में जो है वो बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि बॉन्ड जो है वो बिल्कुल डिवेंचर की तरह ही होता है। अंतर बस इतना ही है कि यहाँ भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, बस डिवेंचर ट्रस्टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इन चीजों को करने के बाद हम आए थे अपने हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट पे, और हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होने के लिए इन 2 में से कोई एक चीज का होना जरूरी है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इन फ्यूचर कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर में तो वो हाइब्रिड कहलाएगा, या उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई और इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में ऐड हो जाता है, और दोनों इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया, जो इन फ्यूचर ऐड हो रहा है, दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका हाइब्रिड कहलाता है। अगर दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या कहलाया, प्योर इंस्ट्रूमेंट कहलाया। और इस पे हमने जो है वो क्वेश्चन बनाए थे, आप लोगों ने आंसर भी किया था, बड़ा अच्छा हमने डिस्कशन किया था। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे डेरिवेटिव्स पे। तो यहां तक का सफर हमने जो है वो पिछले एपिसोड में तय कर लिया है, पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द है तो बताइए फटाक से, या बोलिए, हम आगे बढ़ेंगे। नो सर। नो सर। चलिए, थैंक यू। तो बढ़ते हैं अब आगे और यहाँ देखते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है क्या, और कौन सा चीज आपका जो है वो डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा और भूल जाइए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, एक अलग तरीके से डेरिवेटिव को समझिए। मान लीजिए, एकदम ध्यान से सुन लीजिए सारे लोग,
एक दो बच्चे अभी भी कम पहुंचे हैं, प्लीज लेट कोई मत आइएगा, जो आए हुए उनके लिए भी है, ताकि कोई चीज आपका छूटे नहीं तो पता चला कि पूरा का पूरा टेलर बीत गया है तो आप पहुंचे। वैसे मैक्सिमम बच्चे टाइम पे रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिले है अभी भी। आइए डेरिवेटिव समझते हैं। भूल जाइए कि वर्ड मैंने डेरिवेटिव बोला है, एक नॉर्मल बात करते हैं। आपको याद है हम लोगों ने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया था कि अगर कोई पूछे किसी भी इंस्टीट्यूट में, मान लीजिए पूछा जाए कि एनआईआरसी में कैसी पढ़ाई होती है, तो एनआईआरसी अपने इस चीज का जवाब खुद से नहीं दे सकता। एनआईआरसी को इस चीज के लिए डिपेंड होना पड़ेगा अपने फैकल्टीज पे। मैं हुआ, बाकी टीचर हो गए, गुप्ता सर हो गए, चौधरी सर हो गए, जो भी टीचर है। अगर मान लीजिए कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा सिक्योरिटी लॉ, तो बोला जाएगा कि हाँ भाई यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। अगर खराब पढ़ाई तो बोला जाएगा एनआईआरसी में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। यानी अगर हम देखें एनआईआरसी को, तो ये एक डेरिवेटिव की तरह हुआ, जो अपना वैल्यू खुद से डिराइव नहीं करता है, बल्कि किसी दूसरे चीज पे डिपेंड करता है, जैसे अपने फैकल्टी पे। तो एनआईआरसी हो गया एक डेरिवेटिव, और जो फैकल्टीज है वो हो गए अंडरलाइंग एसेट। यानी डेरिवेटिव के अलग अलग अंडरलाइंग एसेट होते हैं जिसपे वो अपने वैल्यू के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अब इसको और आसान करते हैं। मान लीजिए कि मेरे और यहां पे दिव्यांशी कर दीजिए, तो किसके किसके बीच में, मेरे और दिव्यांश के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहा है कि मैंने दिव्यांश को कहा, एकदम ध्यान से एग्जांपल को समझिएगा, डेरिवेटिव को एकदम आसान तरीके से, क्योंकि अब जहां पहुंचे डेरिवेटिव, अभी तक में सबसे आपका जो है वो कहिए टेक्निकल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आसान, बस समझिएगा ध्यान से, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन सब इसमें आना है। तो मेरे और अमन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, मैंने कहा बेसिकली दिव्यांश से, मेरे और दिव्यांश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने दिव्यांश से कहा, और आज का डेट लेते हैं। आज क्या डेट है हमारा, जो भी डेट रहे छोड़िए, कोई भी यहाँ पे ही रखिए, हम अभी जो है वो एक डेट ले लेते हैं 22/8। चलिए आगे ही बढ़ते हैं, जहां भी रहे। यहाँ मैंने जो है वो बेसिकली अमन से कहा कि अमन, आज के डेट में मेरे आपके बीच में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मैं बार बार इन दोनों चीज को इसको हटाता हूं। दिव्यांश, मैंने कहा कि दिव्यांश आपको मैं 1 महीने बाद 10 kg एप्पल दूंगा। कितने महीने के बाद, 1 मंथ के बाद। लेकिन जरा देखिए, मैंने जो कहा कि 1 kg एप्पल जो है वो आपको दूंगा, तो क्या मुफ्त में दूंगा या पैसे लूंगा, पैसे लूंगा, चार्ज करेंगे कुछ। हाँ, मैंने कहा कि मैं आपसे पैसे लूंगा, और ये जो मैं आपसे चार्ज करूंगा ये होगा 50 रुपीज पर केजी। किस रेट से चार्ज करूंगा, 50 रुपीज पर केजी। मतलब ये है कि आप मेरे पास 1 महीने बाद आएंगे, और 1 महीने बाद जब आप मेरे पास आएंगे तो आप मुझे 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से कितने रुपए देंगे, कितने रुपए दिव्यांश मुझे देंगे, 500। जब वो मुझे 500 रुपीज देंगे, तो मैं उनको जो है वो बदले में क्या दूंगा, 10 kg एप्पल। ये 10 kg एप्पल जो है वो मैं इनको दूंगा, ठीक है। अब मेरे और इनके बीच में जो है ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों सहमत है। ना कल के डेट में दिव्यांश मुकर सकते हैं, ना मैं मुकर सकता। यानी अभी हमें नहीं है पता आने वाले दिनों में कि क्या बेसिकली एप्पल का प्राइस होगा, लेकिन मेरे और दिव्यांश के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुझे बताइए ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इसका टोटल डिपेंडेंसी एप्पल पे है। अगर एप्पल का प्राइस बढ़ता है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बढ़ेगा, अगर गिरता है तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कम होगा। जब मैंने ये दिव्यांश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो मैंने क्या सोचा होगा कि आने वाले दिनों में एप्पल का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, जरा सोचिए। बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। मैंने तो यही सोचा था कि प्राइस जो है वो बढ़ेगा। तो अगर मैंने ये सोचा था, ध्यान से सुनिएगा, ये दिव्यांश का कहना है कि मैंने कहा कि आप 1 महीने बाद मेरे पास आइए और मैं आपको 50 kg
50 रुपए पर केजी के रेट से जो है वो एप्पल दूंगा। तो जरा सोचिए दिव्यांश, अगर मैं सोचा कि प्राइस बढ़ेगा तो मुझे तो ये महंगा पड़ जाएगा आपको देना। और आपने क्या सोचा होगा? सर मैंने सोचा होगा कि मेरे को तो सस्ता मिल जाएगा तो मैं उस पर और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। एकदम ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, अगर मैंने ऑफर दिया दिव्यांश को तो मैं तो यही सोचा होगा ना कि आने वाले दिनों में एप्पल का प्राइस कम हो जाएगा, मार्केट से सस्ते में खरीदूंगा और दिव्यांश को 50 रुपए पर केजी में दूंगा, तो ही तो मुझे फायदा होगा। क्योंकि मुझे जो दिव्यांश को देना है वो कब देना है? 1 महीने के बाद। आज मान लीजिए कोई रेट चल रहा होगा, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि उस दिन 1 महीने बाद इसका प्राइस जो है वो, मार्केट प्राइस जो है वो इस प्राइस से क्या रहेगा, जो हमारे और इनके बीच में एग्रीड हुआ है 50 रुपीज पर केजी से क्या रहेगा, कम रहेगा। तभी तो मैं मार्केट से सस्ते में खरीदूंगा और 50 रुपए केजी में दिव्यांश को दूंगा तो मुझे फायदा होगा। दिव्यांश क्या सोचेंगे कि प्राइस इसका बढ़ जाएगा, मार्केट में जो है वो मिल रहा होगा 100 रुपए केजी या 50 से ज्यादा, और सर के पास जाऊंगा तो 50 रुपीज केजी मुझे मिलेगा, वहां से खरीदूंगा और मार्केट में बेचूंगा। सही कह रहा हूं? यस सर। एकदम ध्यान से और थोड़ा सुन सुन करके बोलते रहिएगा ताकि पता चले कि चीजें कन्वे हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे और दिव्यांश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह ये थी। मैंने क्या सोचा कि आने वाले दिनों में प्राइस क्या होगा, कम होगा। कम होगा। और उन्होंने क्या सोचा, प्राइस क्या होगा, इंक्रीज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक ने सोचा इंक्रीज और मैंने सोचा डिक्रीज, तभी तो ये एग्रीमेंट हुआ। अब दिव्यांश में पूजा पाठ या जिस भी धर्म को मानते अपने हिसाब से जो है वो खुश करने लगे ऊपर वाले को। मैं भी, ऊपर वाले ने सुन ली दिव्यांश की और वो शुभ दिन आया, और उस शुभ दिन में पहला सिचुएशन लिया। मार्केट प्राइस क्या लिखा है, मैंने क्या रेट लिखा है, 80 रुपीज पर केजी। 80 रुपीज पर केजी है मार्केट। अगर मार्केट का रेट जो है वो 80 रुपीज पर केजी है तो ऐसे में अब बताइए मुझे फायदा होगा, दिव्यांश को फायदा होगा? दिव्यांश को सर। ठीक, और देखिए सिचुएशन क्या होगा। 80 रुपए पर केजी मार्केट हो गया, मुझे कितने केजी देने हैं दिव्यांश को? 50 10 केजी। 10 केजी। दुखी मन से 800 रुपए उठाऊंगा, रूम से लूंगा, मैनेज करूंगा ना 800 रुपए, तभी तो 10 केजी एप्पल मिलेगा। एप्पल मेरे पास घर में नहीं है, कुछ नहीं रखा हुआ है, सब कॉन्ट्रैक्ट हवा हवा में हमने किया था। अब 800 रुपए लिया पॉकेट में, थैला उठाया, मार्केट गया, मार्केट में 800 रुपए दिए और 10 केजी एप्पल लेकर के बैठ गया। इच्छा तो थी कि दिव्यांश कभी ना आए आज मेरे पास, लेकिन ये बिल्कुल नहा धो करके चकाचक होकर के खुश होते हुए आराम से आए और बोल रहे सर कैसे हैं आप? और बताए मैं क्या बोलूं, कैसा हूं मैं? बोला ठीक हूं। इच्छा थी कि ये आए और पूछे कैसे हो सर आप। मैं तो चाहता था कि ये भूल जाए, लेकिन क्या ये भूलेंगे? इन्हें तो जो है वो फायदा हो रहा है, ये मेरे पास आए और मुझे कितने रुपए देंगे? मैं ऐसे ही दे दूंगा 10 केजी या कुछ पैसे ये देंगे मुझे? 500 रुपए देंगे। 500 रुपए देंगे। कितना दे रहे हैं मुझे ये? 500 500 ये मुझे देंगे। इन्होंने मुझे 500 रुपीज दिया, मुझे इन्हें 10 केजी क्या देना है? एप्पल देना है। मैंने जो है वो अपना थैला उलट दिया, बोला भाई अपना चुन लो। मैंने 10 केजी एप्पल बोला था ना, थैला थोड़ा ना बोला था। लेके जाओ, 500 रख लिया अपने पास। ये जो है वो अपना एप्पल समेटा और चले गए। सोचा कोई बात नहीं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, सर को नुकसान हुआ है, इसीलिए जो है थैला भी नहीं दिया, कोई बात नहीं। लिया और गए। मार्केट में जाकर के इन्होंने जो है वो कितने में इसे बेच दिया? 800। और इन्हें कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 रुपीज का इनको जो है वो प्रॉफिट हुआ। ये जो इनको 300 का प्रॉफिट हुआ, ये 300 का प्रॉफिट अब इनके पास पहुंच गया। लेकिन इस 300 के प्रॉफिट के लिए इनके पास 500 रुपीज का होना जरूरी था या नहीं?
Yes, यस sir. सर। पहले 500 रुपए इनके पास होते, ये मुझे देते, तब ना मैं इनको एप्पल देता और बेचते, तो इनके पास क्या आता? 300 रुपए का प्रॉफिट आता। मेरा लॉस कितने का है? 800 का या 300 का? 300। 300. एकदम ध्यान से समझिएगा बातों को। लेकिन मुझे कितने रुपए का इंतजाम पहले करना पड़ेगा? 800. 800। 800 रुपीज होना चाहिए मेरे पास। मार्केट जाऊंगा, एप्पल लेके आऊंगा, ये आएंगे तब मुझे 500 मिलेगा, लेकिन शुरू में मेरे पास होने चाहिए 800 रुपए, 800। और दिव्यांश के पास कितना होना चाहिए? 500. 500। ऑल दो दिव्यांश प्रॉफिट में है, 300 का मुनाफा होना है, लेकिन इनके पास भी 500 होने चाहिए। मेरा लॉस सिर्फ 300 का है, लेकिन 300 ने मुझे 800 का इंतजाम करना पड़ेगा। बताता हूं ये बात क्यों मैं बोल रहा हूं। अब जरा देखिए केस 2। इस बार ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मार्केट प्राइस क्या है? less 20. 20 ₹20 पर केजी। अगर मार्केट प्राइस जो है वो ₹20 पर केजी है, तो इस बार बताइए दिव्यांश जो है वो मुझसे मिलने के लिए बेचैन होंगे? no No, sir sir. नो सर। नो। ये तो चाहेंगे कि कभी सर के पास जाना ही ना पड़े, सर भी भूल जाए, सर की याददाश्त खो जाए। लेकिन अब बताइए क्या मेरा याददाश्त इस बार खोएगा? no sir No, sir. नो। इस बार मैं जो है वो एकदम मस्त नहा धो करके इस बार मैं निकलूंगा। अब बताइए मैं कितने रुपए लेकर के मार्केट निकलूंगा इस बार? 200. 200। 200। वेरी गुड। 200 रुपीज लेकर के मैं मार्केट निकला। मैं मार्केट गया और मार्केट में जो है वो 200 रुपीज से मैंने कितने एप्पल ले लिए? 10 10 kg kgs. 10 केजी। आकर के बैठ गया, इंतजार करने लगा दिव्यांश कब आएंगे। दिव्यांश आए, मुंह लटकता हुआ दिव्यांश का आए ये। और आने के बाद इन्होंने मुझे कितने रुपए दिए? 500. 500 500 रुपए इन्होंने मुझे दिए। और मैंने जो है इस बार इनको थैले के साथ ही एप्पल दे दिया कि जाइए आप भी क्या याद रखिएगा किस रईस से पाला पड़ा, क्योंकि इस बार तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो 500 उन्होंने मुझे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस बार मार्केट अब मुझे जो है वो 500 रुपए मिल गए। दिव्यांश जो है वो मार्केट गए और इस एप्पल को बेच दिया, क्योंकि उन्हें एप्पल बैठ के थोड़ा ना खाना था। मार्केट से उन्हें कितने रुपए मिल गए? 200। 200. कितने का लॉस इनको हो गया? 300 300. मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 300. 300। लेकिन इस बार मुझे प्रॉफिट होने के बावजूद पहले मुझे कितने पैसे का इंतजाम करना पड़ा? 200 200. 200 का, ये जो मुझे मार्केट से एप्पल खरीदने थे। और दिव्यांश को लॉस हुआ है 300 का, लेकिन कितने पैसे का इंतजाम करना पड़ा? 500. 500 का। अब देखिए अगर इसी तरह से डील होता है तो इसको बोलते हैं डिलीवरी सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? Delivery settlement. delivery settlement इसका मतलब होता है कि फिजिकली जब मैं डिलीवर करके चीजों को प्रॉफिट और लॉस बुक करता हूं तो उसे कौन सा सेटलमेंट कहते हैं? डिलीवरी सेटलमेंट। लेकिन यहां पे क्या होगा वो देखिए। अगर पहले केस में मुझे प्रॉफिट या दिव्यांश को प्रॉफिट, केस 1 में Divyansh. दिव्यांश को कितने का प्रॉफिट? 300. 300 का प्रॉफिट। अगर मान लीजिए कि सीधा ऐसा हो जाए, सारा फिनोमेना तो आप समझ लिए कि कैसे हो रहा है। अगर मैं सीधा सीधा इनको 300 रुपीज दे दूं दिव्यांश को, तो बात नहीं बनेगी क्या? सोच के देखिए, इतने सारे तिक्रम करने से बच जाएंगे। रिजल्ट पे पहुंचने के लिए तो समझना ऐसा ही पड़ेगा कि भाई किनको प्रॉफिट किनको लॉस हो, इसके लिए तो पहुंचेंगे ऐसा ही। लेकिन ना मैं मार्केट से एप्पल खरीदूं, ना मैं इनको दूं, फिर ये एप्पल मार्केट में बेचे, फिर प्रॉफिट करे। इससे बेहतर ये नहीं होगा कि मैं 300 रुपए दिव्यांश को दे दूं? आपको नहीं लगता ये आसान सेटलमेंट होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, क्यों sir. होगा ये आसान सेटलमेंट? क्योंकि मुझे 800 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा यहां पे? नहीं, मेरे ऊपर भी बर्डन कम हो गया, सिर्फ 300 का इंतजाम करना होगा। अदरवाइज यहां क्या है, पहले तो 800 का इंतजाम करूंगा। यहां पे मुझे बताइए
दिव्यांश को प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी दिव्यांश को कितने पैसे का इंतजाम करना पड़ा? 500. क्या मैं जो अब नया वाला कॉन्सेप्ट कह रहा हूं, इसमें सीधे मैं दिव्यांश को 300 रुपए दे दूं, इसमें उनके ऊपर भी बर्डन कम हुआ ना? प्रॉफिट में तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा करेंगे, पहले 500 रुपए का इंतजाम करने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा है या नहीं है? Yes, sir. मैं डायरेक्टली 300 रुपए दे देता हूं, किनको? दिव्यांश को। अब मुझे बताइए सेकंड केस में, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो इस सेकंड केस में अगर डायरेक्टली दिव्यांश मुझे दे देते हैं कितने रुपए? 300. 200, तो काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इस बार सॉरी, मेरा कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 300, sir. तो इस बार दिव्यांश डायरेक्टली मुझे कितना दे दे? 300. 300. 300। क्यों वो जो है वो पहले 500 का इंतजाम करे? मैं भी क्यों पहले 200 का इंतजाम करूं? डायरेक्टली 300 मुझे मिल गया बिना कुछ इंतजाम किए। अगर मेरे और दिव्यांश के बीच में इस तरह का सेटलमेंट होता है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहलाता है ये? Cash settlement. और अगर कैश सेटलमेंट, और यही अगर पहले वाला फिनोमिना, मैं मार्केट जाऊं, एप्पल लाऊं, दिव्यांश को दूं, दिव्यांश मार्केट जाए, एप्पल बेचे, प्रॉफिट या लॉस बुक करें, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? Delivery settlement. Delivery settlement. तो ये जो हमारे और दिव्यांश के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुझे बताइए इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी के पास कुछ नहीं था। क्या मेरे पास 10 kg एप्पल था? No, sir. No, sir. नहीं। और ना ही पहले से दोनों लोगों के पास पैसा था। जरूरी नहीं है कि जिस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डील कर रहे हैं, दोनों के पास क्या है? पैसे हैं। सब कुछ हवा हवा में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट किस बात पे डिपेंडेंट था? किसके प्राइस पे? Apple. Apple. तो हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका नाम दे दिया हमने डेरिवेटिव। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए अंडरलाइंग एसेट क्या है? Derivative. Apple. एप्पल। मुझे बताइए क्या यहां पे हमारे और इनके बीच में मैंगो के लिए नहीं हो सकता ये कॉन्ट्रैक्ट? हो सकता है। तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अंडरलाइंग एसेट इस बार क्या कहलाता? मैंगो। Mango. मैंगो। मेरे और इनके बीच में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टोमेटो के लिए नहीं हो सकता? हो सकता हो है। सकता हो है. सकता है. तो इस बार अंडरलाइंग एसेट क्या कहलाएगा? Tomato. टोमेटो। क्या मेरे और इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस के शेयर के लिए नहीं हो सकता? हो सकता हो है सकता है, sir. सर. इस बार अंडरलाइंग एसेट क्या कहलाएगा? Shares. इन्फोसिस का Yes. शेयर होगा। इन्फोसिस का शेयर। इन्फोसिस के शेयर का प्राइस के बढ़ने और गिरने से हमारे डेरिवेटिव का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बस ये है सिक्योरिटी लॉ का डेरिवेटिव। तो ये जो हम लोग चावल, दाल, एप्पल, मैंगो, टोमेटो किए, बस इसकी जगह क्या हो जाएगा? कंपनीज के शेयर, Shares. Shares. इन्फोसिस के शेयर्स। और साथ ही साथ ये जो डेरिवेटिव होता है उसमें कमोडिटी मार्केट में भी डील होता है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, 64 कमोडिटीज हैं जिसमें जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि वो आपके अभी नहीं है, प्रोफेशनल में है कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, अभी सिर्फ आपके इक्विटी वाले पार्ट है। तो ये है बेसिकली डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बेसिकली एक क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट, डेरिवेटिव इज व्हाट? ए कॉन्ट्रैक्ट। Contract. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एन Underlying अंडरलाइंग asset. एसेट। अंडरलाइंग एसेट। जिससे डिराइव करता है वही अंडरलाइंग एसेट। ये दिस अंडरलाइंग एसेट कुड बी टोमेटो, पोटैटो, इन्फोसिस का शेयर, टीसीएस का शेयर, पोलैरिस का शेयर, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। दोनों पार्टी के पास राइट ऑब्लिगेशन है, कोई जो है अपने पार्ट को जो है वो डिनाई नहीं करेंगे। ये हुआ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के बेसिकली देखिए क्या स्टेटमेंट यहां है। डेरिवेटिव आर इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट डिराइव इट्स वैल्यू बाय इटसेल्फ। सत्य वचन? हाँ जी सर। डेरिवेटिव डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, यही लिखेंगे। सत्य वचन? Yes, जी sir. सर। There shall be only cash settlement in case of derivative, that is no delivery settlement। की बात ये हमने Yes. सर डिलीवरी सेटलमेंट यही हुआ ना, मतलब नहीं। कि डेरिवेटिव में हमेशा कौन सा सेटलमेंट होगा? कैश Cash. सेटलमेंट। Cash settlement. कैश सेटलमेंट होगा। जो डिफरेंस होगा वो दोनों एक दूसरे को देंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कैश सेटलमेंट।
अब यहाँ पे एप्पल की जगह इंफोसिस का शेयर भी रहता तो भी सेम बात होती। ना मैं खरीदूंगा इंफोसिस का शेयर, ना इनको इंफोसिस का शेयर दूंगा, बस प्राइस देखेंगे और उस बेसिस पे क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे। कैसे देखेंगे ये आज थोड़ा सा दिखलाऊंगा भी, मैंने आपको कहा भी था कि दिखलाऊंगा कि कैसे जो है वो डायरेक्ट ट्रेड और क्या होता है। टर्मिनल खोला मैं, बस लॉग इन करके तब आपको दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। और यहां है डेरिवेटिव और व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम देखें कि डेरिवेटिव के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है। सबसे पहला चीज डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो है वो अंडरलाइन एसेट होगा। डेरिवेटिव में कभी भी क्या सेटलमेंट नहीं होगा, डिलीवरी सेटलमेंट, हमेशा कैश सेटलमेंट। इसका मतलब है कुछ भी फिजिकली देना लेना नहीं होगा। बस समझने के लिए हम ये फेनोमेना करते हैं कि मैंने जो है वो पैसे लिए, पैसे लेके मार्केट गया, मार्केट से खरीदा, खरीद करके उनको दिया, उन्होंने मुझसे लिया, लेने के बाद मार्केट में दिया और बेचा और तब ये निकल करके आया। तो ये तो समझने के लिए किया। फाइनल जो इस तरह से समझ लिया, उसके बाद ये 300 मैंने इस केस में दिव्यांश को दे दिए और दूसरे केस में दिव्यांश ने क्या किया, मुझे दे दिया। और ये हमारे और उनके बीच में क्या हो गया, कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट हो गया और डिलीवरी का हमने सेटलमेंट कर दिया। सर मतलब इसमें कुछ लेना देना नहीं होता, जो बस बेसिक एक बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आती है वो हम आपस में एक्सचेंज करते हैं। बिल्कुल। अभी थोड़ा सा इसमें देखिएगा और आगे बात करें तब कुछ भी नहीं, बस इसमें अंडरलाइंग एसेट प्राइस देखा गया और उसके बेसिस, इसलिए मैंने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है और इसका अंडरलाइंग एसेट है। अब इसमें डेरिवेटिव में आप जो है वो इंफोसिस, जिस जिस कंपनी का डेरिवेटिव अवेलेबल है उन सब में से किसी के भी डेरिवेटिव को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई भी डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। डेरिवेटिव भी अब अलग अलग तरह के डेरिवेटिव आपके हैं। जैसे हम डेरिवेटिव में, जैसे हमने इक्विटी में देखा था, इक्विटी शेयर में 2 टाइप था, प्रेफरेंशियल शेयर्स में देखे थे 6-8 टाइप शायद था, ऐसे ही हमारे डिवेंचर में भी टाइप्स था। तो अब हमें जो है वो डेरिवेटिव्स के क्या देखने हैं, टाइप देखने हैं। तो डेरिवेटिव आपके जो है, ध्यान से देखिएगा, मेजरली 4 तरह के हैं, स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, जिसमें से ये दोनों जो है वो इस समय प्रैक्टिकली यूज होता है और आप इसको देखते सुनते होंगे। स्वैप आज के डेट में यूज नहीं होता है। प्रोफेशनल में जब आइएगा तो स्वैप का एक टाइप है जिसका इस्तेमाल होता है, बताऊंगा, थोड़ा सा बता दूंगा, सो बहुत एडवांस लेवल पे वो इसमें है। तो ये आपका जो है वो सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे वो रहेगा फ्यूचर और ऑप्शन, जो आप सुनते भी हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसा चीज को। तो अब हम लोग आते हैं जरा पहले वाले पे, स्वैप पे, कि स्वैप का मतलब क्या है, स्वैप कहते किसको है। उससे पहले मैं आपको जरा लॉगिन करके कुछ दिखलाना चाहता हूं कि कैसे मार्केट में ट्रेड होता है। ट्रेड होने का मतलब है कि कैसे आप जब चाहे शेयर्स को दे सकते हैं, कैसे अलग अलग तरह के आपको जो है वो डेरिवेटिव्स वगैरह जो है वो दिखेंगे भी, कैसे आप शेयर्स के प्राइस को देखेंगे और उसके बेसिस पे अंडरलाइंग एसेट अपना जो है वो तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा ये देख लीजिए ताकि कुछ बोलते वक्त समझाने में जो है वो मदद मिले। मैं एक बार नए स्क्रीन को जो है वो शेयर करता हूं। क्या आप बताएंगे स्क्रीन चेंज हुआ है? Yes. जी सर, शेयर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपको अलग अलग तरह के जो है वो इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज के नाम दिख रहे हैं। सब ये डिटेल में बताऊंगा। अभी तो चूंकि मार्केट क्लोज है, वरना इसमें लगातार मूवमेंट आपको दिखता रहता है। यहाँ पे जब आप देखेंगे, अगर पढ़ पाएंगे, ये अपोलो टायर्स जैसे लिखा हुआ है, अलग अलग कंपनी के, जैसे मैं इसमें आपको इंडेक्स वाले ही दिखलाता हूँ। यहाँ पे अगर हम आए, कंपनी का नाम, किस स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी, बीएससी, कहां लिस्टेड है, ये आपको दिखेगा। जैसे आप इंफोसिस, इंफोसिस ही मैं बार बार बोलता रहता हूं, INFY शॉर्ट में इसको लिखा जाता है। इंफोसिस कंपनी के शेयर्स
आप मार्केट से खरीदना चाहें, ये सब आप पढ़ेंगे जब आगे डिपॉजिटरी सिस्टम बताऊंगा। बहुत सिंपल है, आप घर में ही अपने रहते हैं, क्लिक करते हैं और उसके बाद आपको बाय या सेल जो भी करना है वो एक्टिविटी आप क्या करते हैं, यहां से कर लेते हैं, बाय सेल एक्टिविटी। खरीदना है तो खरीदने का काम कर लेते हैं, बेचना है बेचने का काम कर लेते हैं, जो भी चाहे आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप इसका देखना चाहें कि कितने लोग खरीदने बेचने के क्यू में है तो वो भी आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप घर पे बैठे बैठे जब चाहे प्राइस को जो है जब चाहे आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और डिस्प्ले वाला काम आप इसे देख सकते हैं। यही है सेकेंडरी मार्केट। ये जो कुछ भी चीज हम देख रहे हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो डिस्प्ले जो हो रहा है वो देख रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू कर दिया गया, जितने भी शेयर इशू किए गए, कहा गया, सेबी ने कहा कि आपको उन शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, याद कीजिए, सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट करना पड़ेगा। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब ही क्या है, क्या बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट को हम? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज में ये आपके लिस्टेड है। इस स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज के शेयर्स क्या हैं, लिस्टेड हैं, आप उन सब के प्राइस को यहां देख रहे हैं और उसको ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां पे ही बात आता है जो हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो अगर कोई डेरिवेटिव होगा जिसके लिए अंडरलाइंग एसेट आपने क्या रखा हुआ है, इंफोसिस का शेयर, तो ये जो डेरिवेटिव होगा, इस डेरिवेटिव का प्राइस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस? शेयर पर। यही यहां पे देखिए, इंफोसिस के शेयर का प्राइस अगर यहां पे कम ज्यादा हो रहा है तो वो जो डेरिवेटिव है जिसके लिए अंडरलाइंग एसेट क्या है, इंफोसिस, उसका भी प्राइस क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। अगर इंफोसिस के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कम होता जाएगा तो वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में क्या किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है तो कोई एक पर्सन ऑफर देता है। पिछले एग्जांपल में बताइए, ऑफर मैंने दिया था या दिव्यांश ने दिया था? मैंने दिया था कि 1 महीने बाद जो है आप आइए और मुझसे जो है वो शेयर्स जो है वो मुझसे जो है वो 10 केजी एप्पल ले जाइए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं एक दूसरे तरह का ऑफर उनको दे सकता था कि आप जो है वो 1 महीने बाद मुझे जो है वो 10 केजी एप्पल बेच दीजिएगा? क्या ऐसा ऑफर दे सकता था? यस सर। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर तो ऑफर ही है। अगर मैं उनको कहता हूं कि आप 1 महीने बाद आकर के मुझसे इंफोसिस का शेयर खरीद सकते हैं, तो ये भी तो ऑफर दे सकता हूं कि मुझे इंफोसिस का शेयर आप बेच सकते हैं। दोनों ऑफर है या नहीं है? यस सर। दोनों ही केस में ऑफर कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूं, दिव्यांश दे रहे हैं, सर आप। और एक्सेप्ट वो कर रहे हैं। जो भी ऑफर के बाद दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, अब दोनों में से कोई भी अपने चीज से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो यही यहां पे आपको जो है वो मार्केट में ये प्राइस डिस्प्ले होता रहता है, यही सेकेंडरी मार्केट है। आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो है वो प्राइसेस को देखिए और जिसे आपको खरीदना है एट दिस पॉइंट खरीदिए और बेचिए। हाँ, ये मार्केट जो है, देखिए अगर मार्केट में ताला बंद है तो क्या आप मार्केट में जाकर के अपने सामान बेच सकते हैं? नो सर। क्या खरीद सकते हैं? नो सर। मार्केट जो आपका होता है, मॉल वगैरह सब तो आप देखते हैं ना, एक पर्टिकुलर टाइम ओपन होता है फिर बंद हो जाता है। फिजिकल मार्केट भी ओपन और बंद होने का टाइम है या नहीं है? है सर। ठीक वैसे इसके भी ओपन और जो है वो क्लोज होने का क्या है, टाइम दिया हुआ है कि 9 से जो है वो आपका जो है 3:30 तक, यानी कि 9:15 से एग्जैक्टली वर्क होता है। ऑन रिकॉर्ड 9 ही रहता है। सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 3:30 तक आपका कैश मार्केट, जिसको इक्विटी मार्केट आप कहते हैं, वो रन करता है मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे। ये आपका इनका टाइम रहता है। बाकी इसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारी बातों को बतलाऊंगा, बहुत सारे एस्पेक्ट बतलाऊंगा। कब? हाँ जी सर, जैसे आपने कहा कि हम ये डेरिवेटिव्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शेयर्स के लिए भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शेयर्स के लिए भी हो सकता है ना, शेयर्स की ट्रांसफर के लिए। जैसे कि आपने कहा कि है ना, आप या तो आप ऑफर दे सकते हैं कि मैं आपसे खरीद लूं या तो कि मैं आपको बेच दूं वो शेयर। हाँ जी। तो सर इस केस में जैसे कि आपने जैसे एप्पल्स का एग्जांपल बताया था, उस केस में जैसे कि ना, जैसे कि शेयर्स के दाम मान लीजिए कम हो गए, मतलब बढ़ गए, और मैं ना, आप मेरे को है ना एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे, जैसे कि है ना 8, मान लीजिए 800 है टोटल, और मैं आपको 500 पे करके वो शेयर्स ले रहा हूँ।
तो सर इस केस में तो हमें तो फेयर मार्केट वैल्यू पे शेयर्स की ट्रेडिंग हो सकती है, जैसे जो करंट प्राइस चल रहा है उसी पे खरीदते हैं बेचते हैं, तो उस केस में सर सेबी के रूल्स नहीं आ जाएंगे कि ये क्या ना, है? मतलब कि सर इस केस में कि ना वो है ना, मैं कंसिडरेशन से मतलब जो कंसिडरेबल प्राइस चल रहा है शेयर का उससे कम पे अगर खरीद रहा हूँ इतने कम पे, तो मेरे और आपके बीच में सिंपल सी बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुई है। अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि कहां पे कितने में क्या, मेरी जिम्मेदारी है उतने पे क्या करना देना। तभी तो मैंने बोला कि मैं जो है वो खरीद नहीं रहा हूं, आप बेच नहीं रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस एज्यूम करते हैं, जो डिफरेंस होता है वो क्या करते हैं, वो दे सेल देते वो हैं। पे करते हैं। एप्पल का ही तो देखिए, एप्पल का प्राइस कुछ भी हो गया हो, मैं खरीदने के लिए गया, नो सर, नो, सॉरी सर, मैं डिलीवरी मैकेनिज्म, डिलीवरी एडजस्टमेंट पे सोचने लग गया था। नहीं नहीं, तभी तो समझने के लिए डिलीवरी समझना है। सेटलमेंट किस में होता है? कैश सेटलमेंट में हमेशा कैश सेटलमेंट होता है, मैं क्लियर है? सोचने लग गया था वो डिलीवरी चलिए, सेटलमेंट। कोई नहीं। अब जरा सा हम वापस वहीं पे पहुंचते हैं, ये मुझे दिखलाना था, ये आपको दिखला दिया। अब जरा आइए हम पहुंचे इस जगह पे, वापस अपने जगह पे। हमारा स्क्रीन चेंज हो गया, हम नए स्क्रीन पे हैं। यस सर। यस सर। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं किसका? स्वैप का। स्वैप का मतलब नॉर्मल बताइए क्या होता है? एक्सचेंज, डिक्शनरी मतलब। यस सर। यस सर। एकदम ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे देखता हूं कि आप मेरे इस चीज को यहाँ पे कैच कर पाते हैं, पिक कर पाते हैं या नहीं। कुछ चीज ऐसा है मैं देखना चाहता हूं कि आप उस खुद मुझे जो है वो बतलाएंगे कि नहीं सर ऐसा इस तरह से नहीं, इसमें कुछ अलग होना चाहिए, या वो आंसर आप दे पाए। एक्सचेंज का मतलब है कि मैंने आपको कुछ दिया, बदले में आपने भी मुझे कुछ दिया, यही बार्टर सिस्टम। करेंसी आ गया तो आपका एक्सचेंज खत्म हो गया। तो यहां पे आप इसको कैसे स्वैप को कंसीडर करेंगे? पहले के समय में जब बार्टर सिस्टम था तो आप देखते होंगे, सुने होंगे कि अगर किसी को कोई सामान चाहिए तो दो एस्पेक्ट का होना जरूरी था। पहला, आप उस आदमी से मिले जिसके पास आपके रिक्वायरमेंट की सामान हो। दूसरा, जिसके पास आपके रिक्वायरमेंट का सामान हो उसे भी उस चीज की रिक्वायरमेंट हो जो सामान आपके पास अवेलेबल हो। राइट? यस सर। तभी जाकर के ना एक्सचेंज होगा। मान लीजिए मुझे चाहिए टमाटर और मेरे पास है आलू सब्जी में, तो मुझे ऐसे जो है व्यक्ति से जो है वो मिलना होगा जिसके पास क्या हो? आलू। टमाटर। मेरे पास है आलू, मेरे पास है पोटैटो, मुझे चाहिए टोमेटो। मेरे पास आलू है, मुझे टमाटर चाहिए, तो मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जिसके पास क्या हो? टमाटर। साथ ही साथ उस व्यक्ति के पास टमाटर और उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट हो? आलू। आलू की। तभी जो है वो हम दोनों के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। अगर उसके पास टमाटर तो है लेकिन उसे रिक्वायरमेंट है भिंडी की, तो मेरा और उसके बीच में स्वैप या एक्सचेंज कार्यक्रम हो पाएगा? नो सर। नो। तो बताइए मुझे कि थोड़ा सा टफ था या नहीं था पहले का सिस्टम? चीजों को, अगर लोगों को सामान चाहिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता था इस बार्टर सिस्टम में घूम घूम करके करना। हमारे यहां पे इस डेरिवेटिव में स्वैप नाम का अगर कोई डेरिवेटिव है तो क्या सेंस उसका है? बड़ा सिंपल सा मतलब है। मान लीजिए यहां पे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास इक्विटी शेयर है कंपनी के। कितने इक्विटी शेयर हैं? 100 इक्विटी शेयर्स। 100 इक्विटी शेयर है और ए बी कंपनी का है। मिस्टर बी के पास जो है वो कितने प्रेफरेंशियल शेयर हैं? 100 10 रुपए वाले दोनों के पास शेयर है। एक के पास प्रेफरेंशियल शेयर, एक के पास इक्विटी शेयर। मिस्टर ए ने जब इक्विटी शेयर लिया होगा तो मुझे बताइए उन्होंने क्या सोचा होगा कि कंपनी को प्रॉफिट जबरदस्त होगा, अनलिमिटेड क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। यस सर। जब मिस्टर बी ने एबी लिमिटेड का ही जो है वो प्रेफरेंस शेयर लिया होगा, इसका मतलब उनका नजरिया क्या होगा कि भाई कंपनी को प्रॉफिट तो होगा लेकिन मैं थोड़ा सेफ गेम चलूंगा, पहले मुझे मिल जाएगा तो बचेगा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर को। तो मैं थोड़ा सेफ जाऊंगा।
उसे इतना उम्मीद है कि भाई मेरा जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है उतना तो कंपनी निकाल देगी, लेकिन उससे ज्यादा निकलेगा या नहीं मुझे नहीं पता। यही सोच करके उन्होंने क्या लिया होगा, प्रेफरेंसेस शेयर। यस सर। ठीक है, ले लिया। समय बीतता गया, समय बीतता गया, ध्यान से सुनिएगा, समय बीतता गया। अब मिस्टर ए को क्या लगता है कि आने वाले साल में कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का डिविडेंड देने के बाद इनके पास इक्विटी शेयर्स को देने के लिए नहीं बचेंगे। किसका ये सोचना है अब? मिस्टर ए। मिस्टर ए का, जिन्होंने पहले लिया था अब वो ऐसा सोच रहे हैं। पॉसिबल? यस सर। तो वो चाहते हैं कि काश मुझे इस इक्विटी शेयर के बदले में क्या मिल जाए, प्रेफरेंस शेयर मिल जाए, प्रेफरेंस शेयर मिल जाए। तो उन्होंने तलाश शुरू की कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या हो, प्रेफरेंस शेयर। बस इतने से होगा या एक और विश मांगना पड़ेगा इन्हें भगवान से? सर ये मांगना पड़ेगा कि उसको भी इक्विटी शेयर्स चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और विश वो क्या होगा कि जिनके पास वो प्रेफरेंशियल शेयर हो उसे क्या चाहिए हो, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर। और इनकी ये विश जो है वो पूरी हो गई। मिस्टर बी जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर थे, उन्हें क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा, एक आदमी को ये लगेगा दूसरे को ये लगेगा। अगर अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन नहीं होगा तो मुझे बताइए कभी भी कोई ट्रेड दुनिया में हो सकता है? नो सर। किसी को तो लगता है कि चीज की कीमत बढ़ेगी, किसी को लगता है कम होगी। तभी तो जिसको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा वो खरीदता है, जिसे लगता है कम होगा वो क्या करता है, सोचता है अच्छा मौका है, बेच करके क्या करो, निकल लो। यही तो ट्रेड का तरीका है। तभी तो जो मार्केट में बिजनेस हो पाता है। जमीन, कोई कहता है नहीं भाई मुझे सफिशिएंट मुनाफा मिल गया है, आने वाले दिनों में इसका प्राइस सब शायद उतना ना बढ़े, तो इससे अच्छा है कि अब इसे बेचो और कहीं और पैसे लगाएंगे। दूसरा व्यक्ति कहता है इसके ये तो सोने की कीमत हो जाएगी कुछ दिनों का, तभी मैं इसे और लूंगा। कहने का मतलब है कि अलग अलग परसेप्शन से ही चलता है। तो मिस्टर ए का परसेप्शन क्या है कि आने वाले दिनों में कंपनी को जो है वो लिमिटेड रिटर्न मिलना है, इसीलिए क्या बेहतर है, प्रेफरेंशियल शेयर। और मिस्टर बी को क्या लगता है आने वाले दिनों में कंपनी को क्या होना है, जबरदस्त बम्पर सुपर मुनाफा होना है, तो क्या बेहतर रहेगा, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर। दोनों की हो गई मुलाकात, दोनों की बल्ले बल्ले साबा साबा, दोनों ने चीजों को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। अब जब मिस्टर ए के पास इक्विटी शेयर था तो क्या यहां पे कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड था? नो सर। नो सर। इक्विटी में होता ही नहीं है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन बी के पास जो प्रेफरेंशियल शेयर था उस पे क्या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जैसा चीज था? यस सर। हाँ, 10% का जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड था, यानी कि 100 रुपीज उस पर मिलना था। अब दोनों ने क्या किए, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, अगर एक्सचेंज कर लिया तो क्या होगा, एक्सचेंज जो कर लिया तो इक्विटी शेयर तो ए के नाम से ही है, बी के नाम से प्रेफरेंशियल शेयर है। लेकिन अब अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, केस 1, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड डिक्लेयर किया कितना, 50% ऑन इक्विटी शेयर। अब मुझे बताइए 50% इक्विटी शेयर से आप निकाल पाएंगे डिविडेंड का वैल्यू? Yes. बताया था किस पे जो है वो 50%, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। तो इसका मतलब डिविडेंड कितना, 500। 5 रुपीज पर शेयर। तो कितना डिविडेंड मिस्टर ए को मिलता, 500 रुपीज। 500। बताइए ये डिविडेंड अब ए को मिलेगा या बी को? ए को। बी को। क्यों? दोनों ने क्या किया, सर उन्होंने तो एक्सचेंज किया था ना। एक्सचेंज। स्वैप किया। तो जो डिविडेंड ए को मिलना था वो किनको मिलना, बी को। ठीक है। और जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वो कितने रुपए का है, 500। कितने रुपए का, 1 रुपए, 100 रुपए। मतलब 1 रुपए पर शेयर तो हाँ 100 यानी कि टोटल 100 रुपीज। यस सर। ये 100 रुपीज मिलना किसको था, मिस्टर बी। बी को। अब इन्होंने स्वैप कर लिया, अब ये किनको मिलेगा, मिस्टर ए को। ए को। ए को। ठीक है, यहां पे रुकिएगा तब बात करेंगे। अब मान लीजिए केस 2,
अच्छा, इस केस में फायदा किनको? मिस्टर बी को। ए को या बी को? बी को। कितने का? 400 रुपए का। 400 रुपए का हुआ ना। 100 रुपए तो मिलना ही था, 500 रुपए तो 400 का फायदा। अब मुझे बताइए, अगर कंपनी ने डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किया तो वैसे केस में अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो ए को जो मिलना था 0, अब वो किनको मिलेगा? बी को। बी को। और ए को जो है वो फायदा हो गया, कितना मिल गया इनको? 100। तो ऐसे केस में इस बार प्रॉफिट किनको? ए को। कितने रुपए का? 100 का। ठीक है। अब फिर यहां एकदम ध्यान से जरा सोचिए, जो इक्विटी शेयर ए के नाम पे है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो है वो ए का नाम है, जो बी के पास जो है वो प्रेफरेंशियल शेयर है, रजिस्टर ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में बी का नाम है। तो भला कंपनी ए का चीज बी को और बी का चीज ए को कभी दे पाएगी? उनके पास तो डेटाबेस में नाम ही नहीं है। सोच के देखिए, ये डिविडेंड ए का तो ए को ही पहुंचना है, इन्हीं का ना नाम और डिटेल है। प्रेफरेंशियल शेयर का जो फिक्स रेट है वो किनको मिलना है? बी को। तो कभी भी जो है वो उन दोनों को अलग अलग नहीं मिलेगा। ये बस समझने के लिए है कि इन दोनों के बीच में एक क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का ये कौन सा टाइप है? स्वैप कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ है। अब इसमें भी जो है याद कीजिए, हमने पढ़ा था, क्या कहीं डिलीवरी सेटलमेंट होता है डेरिवेटिव में? नो सर। और डिलीवरी सेटलमेंट का मतलब हुआ कि बी का डिविडेंड ए को और ए का डिविडेंड अगर जो है वो बी को मिलता है, तो यही हो गया डिलीवरी सेटलमेंट। यहां पे नहीं हुआ। लेकिन ये चीज होगा नहीं, बल्कि क्या होगा? कौन किसको कितना पैसा दे देंगे केस 1 में? सर मिस्टर ए बी को 400 रुपीज दे देंगे। ए जो है वो बी को 400 रुपए दे देगा, 400 रुपीज दे देगा, डील खत्म। ना उनको डिविडेंड इनको, ना इनका डिविडेंड उनको। ये बस सिर्फ समझने के लिए। ऐसे ही सिचुएशन 2 में, केस 2 में कौन किसको कितना दे देगा और काम खत्म? बी 100 दे देगा ए को। मिस्टर ए को 100 रुपीज दे देंगे। दिस इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट। तो यहां सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए हम ऐसे समझ रहे, होना तो कैश सेटलमेंट है। तो ये कहलाया स्वैप। तो ये है रियल और प्रैक्टिकल जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ स्वैप। लेकिन आज के डेट में ये स्वैप नाम का डेरिवेटिव बिल्कुल ही जो है वो मार्केट में वर्क नहीं करता है। क्यों वर्क नहीं करता है, क्यों रन नहीं करता है, जरा मुझे बताइए। क्यों जो है ये अब जो है वो आज के डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है? जरा सोचिए। सर हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी अलग, जैसे बार्टर सिस्टम में आपने बताया कि वो कुछ चीजें फुलफिल नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि स्वैप का भी सेम है, क्योंकि सर एक्सचेंज में हम सेम वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर पाते, एंड हर कोई चाहेगा कि उनका वैल्यू एटलीस्ट उन्हें मिले चीजों का। तो मेरे को लगता है इसलिए स्वैप से ज्यादा बेटर ऑप्शन फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन डेरिवेटिव्स रहे होंगे, तो इसलिए स्वैप को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एक और चीज मैं बताता हूं, सुनिए। हाँ। अगर मान लीजिए सबको, हाँ मतलब सबको ये मिलना बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि मेरे को भी जो चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए होगा। बिल्कुल। तो ये डिफिकल्ट हो जाता होगा। जैसे बार्टर सिस्टम जो है वो यही था ना परेशानी। भाई अब अगर आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, तो मेरे पास आलू, सामने वाले के पास टमाटर, तब जाकर के आलू का चालू करते रहो। कल के डेट में जैसे जैसे समय बीता, करेंसी हमारे पास आ गया, मार्केट डेवलप हो गया। अगर मेरे पास आलू है और मुझे चाहे भिंडी खाना है, टमाटर खाना है, तो मुझे इस बात के लिए पर्सन नहीं ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास वो सामान हो और वो आलू खाना चाहे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास आलू है, टोमेटो, मेरे पास पोटैटो है, मेरे पास आलू है, मैं मार्केट में आलू बेचूंगा, मेरे पास पैसा आ गया। मार्केट में भिंडी, टमाटर, परवल सब मिल रहा है, मैं भी खरीदना चाहूं तो जाकर के क्या कर लो? खरीद लो। मुझे बताइए, ये कन्वीनियंस चीज हुआ या नहीं हो गया? यस सर। ठीक वैसे ही आज के डेट में आपका स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे आपने इक्विटी का देखा, वैसे प्रेफरेंशियल शेयर लिस्ट है। आपको इक्विटी शेयर नहीं चाहिए उस कंपनी का, क्या कीजिए? दिखाया तो क्लिक कीजिए, सेल कर दीजिए। बेच दिया आपने शेयर्स, पैसे आ गए। अब आपको क्या चाहिए? प्रेफरेंशियल शेयर,
खरीद लीजिए प्रेफरेंशियल शेयर। बी को नहीं चाहिए प्रेफरेंशियल शेयर, बी क्या करेगा, फटाक से प्रेफरेंशियल शेयर को बेच देगा और फटाक से क्या खरीद लेगा, इक्विटी शेयर्स। क्या इन्हें एक दूसरे से मिलना जरूरी है, इतना कंबर संवर्क करना जरूरी है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे डील हो जाएगा। आज के समय में चूंकि सिस्टम इतना रोबस्ट हो गया है, चीजें जो है वो इतनी रोबस्ट हो गई है, चीजें इस तरह से बन गई है कि अब के समय में जरूरत नहीं पड़ता है किस चीज का, बार्टर सिस्टम का। तो इसीलिए आज के समय में ये स्वैप जो है वो वर्क नहीं करता है। लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो इसको लिखने की जगह हम स्वैप को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। चांसेस ना के बराबर इसके आने का रहता है, फिर भी टाइप में तो रह ही सकता है कि टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में हम जरूर लिखेंगे स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। मुझे बताइए स्वैप क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं? ये बड़ा टेढ़ा चीज है, समझ जी सर, तो समझ गए। बहुत Yes, sir. आसान है और नहीं तो बहुत तलब Yes, sir. करता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अब आते हैं जरा फॉरवर्ड पे। फॉरवर्ड में बेसिकली क्या होता है, और ये जो मैंने आपको एक चीज और कहा था स्वैप को लेकर के, कि आज के समय में सिर्फ जो है वो इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है वो एग्जिस्टेंस में है। कौन सा स्वैप? इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्जिस्टेंस में है, जो कि मैं आपको समझाऊंगा कहां, जब आप किस स्टेज में पहुंचेंगे, प्रोफेशनल में। तो इसीलिए अभी के लिए छोड़ा है, वहां भी मुलाकात होगी, वहां पे भी आपका जो है वो सिक्योरिटी लॉ का एक पेपर है, लिस्टिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज एंड रेजिंग ऑफ फंड, ये आपका एक पेपर है प्रोफेशनल का। तो आप वहां पे पहुंचे प्रोफेशनल में और मैं जिंदा रहा, मुलाकात हुई, तो वहां बात करेंगे। तो इसको फिलहाल अभी छोड़ते, बस मैंने थोड़ा सा बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट स्वैप नाम का ही जो है सिर्फ डेरिवेटिव इस समय क्या करता है, वर्क करता है। अगर कहीं कुछ डिस्कशन हो रहा तो उसके लिए बस ये है। आइए हम आ जाते हैं अपने फॉरवर्ड पे। लिखते वक्त भी आप इसको इग्नोर कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे। अब देखिए फॉरवर्ड में क्या है, मुझे एक चीज बताइए, फॉरवर्ड भी क्या है, डेरिवेटिव का टाइप है, यस या नो? यस सर। तो डेरिवेटिव के गुण इसमें होंगे या नहीं, डेरिवेटिव का इसमें प्रॉपर्टीज होगा या नहीं? यस सर। अगर डेरिवेटिव का प्रॉपर्टीज ही नहीं होगा तो मुझे बताइए क्या ये डेरिवेटिव का टाइप कहलाएगा? तो इसका मतलब इसमें भी बातें वैसे ही होगी, बस अंतर इतना ही है कि इसमें अंडरलाइंग एसेट हमारा जो है वो क्या रहेगा, करेंसी रहेगा। क्या रहेगा? करेंसी। करेंसी। जैसे रुपीज हो गया तो उसके पैरेलल में कोई भी करेंसी चलेगा, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो रूबल हो, चाहे वो पाउंड हो, चाहे वो येन हो। यानी अंडरलाइंग एसेट हमारा क्या हो गया, करेंसी। अब ये कैसे होता है ये देखिए, इसमें नॉर्मली एक पार्टी जो है वो बैंक होती है। नॉर्मली कैसे ये वर्क करता है ये समझिए। बैंक ने और मिस्टर ए के बीच में जो है एक जो है वो एग्रीमेंट होता है, और ये एग्रीमेंट क्या हुआ है वो देखिए। मिस्टर ए को कहा गया, एसबीआई ने कहा कि आप 1 महीने बाद हमारे पास आइएगा, हम आपको $1 कितने रुपए में देंगे, कितने रुपए में, 50 रुपीज में। बिल्कुल देखिए कहीं भी कोई भी चीज इसमें आए, घबराना नहीं है, बिल्कुल आप इसको जो है वो आलू टमाटर सेव समझिए, जैसे समझने में सुविधा हो। वहां पे भी मैंने क्या बोला था दिव्यांश को कि क्या दूंगा, एप्पल। किस रेट से, 50 रुपीज पर केजी। यहाँ पे कौन सा बड़ा सा चीज गिरा जो आप शांत हो गए? क्या मिलेगा ए को, मिस्टर ए को बैंक से 50 रुपीज में $1। $1। जब वो बैंक को कितना रुपया देगा, 50 रुपए। 50 रुपए। यही तो बेसिकली दोनों के बीच में डील हुआ है। अब यहाँ पे आपको भी पता है डॉलर और रुपीज के प्राइस में जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है या नहीं, होता रहता है सर। और अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा नहीं तो मुझे बताइए कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। नो जब सर। तक प्रॉफिट लॉस का जो है चांस नहीं रहेगा, और प्रॉफिट लॉस तो बिना फ्लक्चुएशन के होगा। अगर प्राइस ही फ्लक्चुएट नहीं करेगा तब तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। जमीन कोई खरीदेगा और ना प्राइस ऊपर जाए ना नीचे जाए तो तब तो सब पागल हो जाएगा, कोई बिजनेस हो पाएगा दुनिया में? तो अब यहां पे क्या हुआ, एसबीआई और मिस्टर ए के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है मिस्टर ए को जो है वो 50 रुपए देने हैं, तो उनको क्या मिलेगा? $1। $1। एक महीने के बाद समय दिया हुआ है, एक महीने के बाद। अब यहां पे थोड़ा थोड़ा समझिएगा टेक्निकल चीज को। ये जो प्राइस है, जिस प्राइस पे एग्रीमेंट हुआ है, मेरे और दिव्यांश के बीच में एक प्राइस था, जिस प्राइस पे जो है हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि 50 रुपीज पर केजी के रेट से जो है मैं उनको क्या दूंगा? एप्पल दूंगा। वो जो प्राइस होता है, दैट प्राइस इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस या रिकॉर्ड प्राइस। क्या कहलाता है? एक्सरसाइज Exercise और record price. या रिकॉर्ड प्राइस, दोनों ही नाम से वो जाना जाता है। तो अब यहां पे, और जिस डेट को मेरे और दिव्यांश के बीच में एग्रीमेंट हुआ, वो कहलाता है एग्जीक्यूशन डेट, क्योंकि उस दिन एग्रीमेंट हमारा क्या हुआ? एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन वो एग्रीमेंट हमारा एक्सरसाइज कब होगा? एक महीने के बाद। तो जिस डेट को वो एग्रीमेंट एक्सरसाइज होता है, वो कहलाता है एक्सरसाइज डेट या रिकॉर्ड डेट। और जिस रेट पे वो एक्सरसाइज किया जाता है, उसे एक्सरसाइज रेट कहते हैं या रिकॉर्ड रेट कहते हैं। तो यहां पे अगर ए और एसबीआई के बीच में जो है वो डील हुआ है, तो ये जो डील हुआ है इस दिन, ये डेट क्या कहलाया? एग्जीक्यूशन डेट। जिस दिन को बोला है एसबीआई ने कि आप एक महीने बाद आना, देखिए छठे महीने में बोला है, 5th मंथ में क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है, और बोला कि ठीक 20 जून को मेरे पास आना, और इस रेट पे, इसी को कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, और वो क्या है? $1.50 में। और ये डेट है, तो ये कहलाया एक्सरसाइज डेट। इसको रिकॉर्ड डेट भी कहते हैं और इसको रिकॉर्ड प्राइस भी कहते हैं। प्राइस। क्लियर है? अब Yes, sir. आपका जो है वो रिकॉर्ड डेट आ गया, यानी कि जिस डेट को एक्सरसाइज डेट कहते हैं। उस दिन मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग $1 मिल रहा है 80 रुपए में। कितने में? 80 रुपए में। अब पहले समझने वाला चीज कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है क्या सेटलमेंट होना है। तो इसमें होना क्या है? 80 रुपए जो है वो कौन देगा? मिस्टर ए। किसको? बैंक को। और बैंक जो है, सॉरी, कितने में डील हुआ था मिस्टर ए के साथ? 50 रुपीज में ना। तो बैंक जो है वो 80 रुपए में $1 पहले परचेज करेगा, और मिस्टर ए आकर के कितने रुपए देगा? 50 रुपीज। और एसबीआई जो बैंक है वो मिस्टर ए को $1 दे दी। अब ये $1 लेकर के ये मार्केट में जाएंगे और इसे कितने में बेचेंगे? 80 rupees. 80 रुपीज में। कितने रुपए का फायदा हुआ ए को? 30. और एसबीआई बैंक को कितने का नुकसान? 30 रुपीज। अब मुझे बताइए, क्या सही में ये खरीदने बेचने का काम होगा? एसबीआई क्या जो है 80 रुपए लेकर के मार्केट जाकर के डॉलर खरीद के लाएगी? नो सर। नहीं सर। तो क्या होगा सेटलमेंट में? कैश या डिलीवरी? एसबीआई में Cash. SBI 30 rupees दे देगी Mr. बस एसबीआई 30 रुपीज दे देगी। समझने के लिए हम लोग ऐसे समझे, 30 रुपए ए को दे देगी, काम खत्म। अब केस 2, मार्केट प्राइस हो गया 30। इसको सही बोलिए, तो क्या मिस्टर ए अब एक्सरसाइज करना चाहेगा? नो सर। नो सर। नहीं लेकिन उसके सर। चाहने से यहाँ कुछ नहीं होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्यूटी है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है दोनों पार्टी को क्या करना है? काम करना है। अब ऐसे में क्या होगा? क्या इस बार फिर जो है वो 30 रुपए लेकर के एसबीआई जो है वो जाएगी और $1 खरीद के लाएगी, 50 रुपए में जो है वो फिर जो है इन्हें देगी, वो 50 रुपए वाला डॉलर लेकर के मार्केट में जाएंगे, उसे 30 में बेचेंगे, तो जो है वो उनके पास पैसा आएगा। ऐसा होगा? क्या होगा? $20 रुपीज Mr. A बैंक को 20 rupees दे देगा. डायरेक्ट जो लॉस है इसमें कितने रुपए का है? 20. को 20 है। ए को यस। ए को 30 रुपए का नुकसान है, तो ए जो है 20 रुपए का नुकसान है, तो ए जो है वो 20 रुपीज किसको दे देगा? बैंक को। हो गया कैश सेटलमेंट। ये डेरिवेटिव का क्या नाम है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ये भी कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? यस सर। यस तो सर। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यही हमारा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब डेरिवेटिव है। अच्छा, इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया? Currency. करेंसी। करेंसी। डॉलर एंड रुपीज। इस केस में जो है हमारा क्या था? एप्पल। अंडरलाइंग एसेट क्या था?
Apple. एप्पल। इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस। Shares. तो ये शेयर्स था यहाँ पे। तो ऐसे ही अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है आपका, नेचर अगर ये रहा तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डेरिवेटिव्स। तो ये हमारा था फ्यूचर, सॉरी स्वैप, और ये था हमारा फॉरवर्ड। अब हम आएंगे फ्यूचर पे, और फ्यूचर जो आपका होगा वहां से आपका जो है वो रियल जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर आपको भी दिखलाऊंगा अभी कैसे फ्यूचर वाला डील होता है। लेकिन इससे पहले यहां तक लिख लीजिए, नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तब एक ही बार में लिखिए। जो ब्लैंक रहेगा तो बता दीजिएगा कि ये ब्लैंक है, और इसको लिखना नहीं है तो इसे भी मुझे क्रॉस कराइएगा, यहां तक आप पहुंचेंगे। पहले एक बार लिखने से पहले बता दीजिए यहां तक क्लियर है, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। यस सर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक है, कीजिए फिर। डन सर। सबका डन है? Yes, sir. Yes, sir. आइए नेक्स्ट पे।
Done. सर एक मिनट. ठीक है, करके बताएं। डन सर. सर जस्ट अ मिनट. बाकी लोग भी करके बताएं। सर डन. Done, sir. ये डन. ब्लैंक है, ये सब ब्लैंक है. इस पे है। सर ये जो पहला एग्जांपल है ये स्वैप का है ना? हाँ जी, स्वैप पे एरो लगा हुआ है, स्वैप को समझाया गया है, जिसके नीचे एरो, फिर ऐसे ही फॉरवर्ड का जब आएगा डायग्राम तो देखिएगा फॉरवर्ड के नीचे आपको एरो दिखेगा। ओके सर. डन सर. Sir, done. सर आई एम स्टिल राइटिंग. आते हैं नेक्स्ट पे फिर। सर बस केस 2 लिख रहे हैं एक अच्छा मिनट. ठीक है, बता देंगे।
Yes, sir, done. आइए नेक्स्ट पे। सर ये क्रॉस है। इस पे है। यस सर। Done, sir. 1 minute, sir. Sir, ओके।
डन करेंगे, बताएंगे। Done. डन सर। डन है। Yes, sir. इसको बस लिख के रखेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं। Done, sir. डन। डन है। Yes, sir. सेकंड सर। करके बताएं। डन सर। डन सर। आइए अब जरा समझते हैं हम लोग फ्यूचर के बारे में कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी ये भी डेरिवेटिव का जो टाइप है इसको। इसके लिए फिर इस पेज से हम लोग बाहर निकलते हैं, पहले एग्जांपल से आते हैं, फिर यहां पे आएंगे। देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा है नॉर्मल तरीके से, वो समझिए एक तरह का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही है। इसमें दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ये फ्यूचर और ऑप्शन ये आपके जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में डील होता है, मार्केट में ट्रेड होता है, तो ध्यान से समझिएगा। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए जो है वो ऑफर देता है बी को। ऑफर कौन दे रहा है? ए। किसको दे रहा है? बी को। लेकिन इस बार जो ये ऑफर दे रहा है, ये ऑफर टू क्या दे रहा है? बाय। अंडरलाइंग एसेट क्या है? इंफोसिस कंपनी के शेयर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि आप एक पर्टिकुलर डेट को, कोई एक डेट दे दिया, 1 महीने बाद का एक डेट दिया और कहा कि आप एक पर्टिकुलर डेट को जून में मेरे पास आइए और मैं आपको जो है वो इंफोसिस का शेयर दूंगा। कितने इंफोसिस का शेयर? 10। किस रेट से दूंगा? 100 each. 100 के रेट से। तो हमारा इसमें डेट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो गया?
25, 2020, कोई भी डेट है, बहुत पुराना डेट लिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक डेट है। ये जो डेट है ये कह रहा है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें एक्सरसाइज डेट क्या है? जून का। दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज डेट। अब इसमें बताइए एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 100 रुपीज। इसी एक्सरसाइज प्राइस को और कौन सा प्राइस कहते हैं? रिकॉर्ड प्राइस। रिकॉर्ड प्राइस। और इसी एक्सरसाइज डेट को क्या कह देते हैं? Record date. रिकॉर्ड डेट भी कहते हैं। ठीक है, ए ने ऑफर दिया बी को, डी ने एक्सेप्ट किया। ए ने जब ये ऑफर दिया कि इंफोसिस का आप शेयर मुझसे 100 में ले लीजिएगा 1 महीने बाद, इसका मतलब मिस्टर ए का क्या सोचना था कि आने वाले दिनों में इंफोसिस का प्राइस मार्केट में कम हो जाएगा या ज्यादा? ए क्या सोच करके ऑफर दिया होगा बी को? कम हो जाएगा। कम हो जाए, यही सोच के दिया कि प्राइस कम हो जाएगा तो मैं मार्केट से सस्ते में उठाऊंगा और इनको क्या करूंगा? इनको 100 में चिपकाऊंगा, मुझे फायदा होगा। मिस्टर बी इस कॉन्ट्रैक्ट में जब हाँ कहा होगा तो मिस्टर बी का कोई परसेप्शन होगा या वो सोचा होगा कि अच्छा है मैं लुटपिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा? मार्केट प्राइस इंक्रीज कर जाएगा उसका शेयर। वो सोच रहा होगा कि प्राइस इंक्रीज करेगा, मस्त प्राइस चल रहा होगा महंगा, मुझे सस्ते में 100 में तो ये देगा ही देगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही हुआ कि भविष्य में एक फ्यूचर डेट में होने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बोथ द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो ऑफर दे रहा है वो और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो, याद रखिए यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट का सेलर ए है और बायर जो है वो बी है। अब इन वर्ड्स को जरा ठीक से समझिएगा क्योंकि इसी से मैं ऑप्शन में पहुंचूंगा। थोड़ा टेक्निकल ध्यान से समझिएगा क्योंकि 2 बार वर्ड सेलर बायर 2 तरह से यूज होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट का सेलर कौन है? मिस्टर ए। कॉन्ट्रैक्ट का सेलर मिस्टर ए। और इस कॉन्ट्रैक्ट का बायर कौन है? मिस्टर बी। मिस्टर बी। इस कॉन्ट्रैक्ट ने क्या बेसिकली जो है मिस्टर बी को जो है वो राइट दिया है? सर वो दूसरे 1 मंथ equity के share। बाद टू बाय। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहां पे सेल भी हो सकता है, आएंगे अभी। मिस्टर ए जो है वो सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? Future कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर ए इज सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर बी इज बायर ऑफ व्हाट? ऑफ मिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। Under this future contract, A is since seller of future contract, so offering Mr. B, who is buyer of future contract, to buy underlying asset on future date. और क्या है underlying asset? इंफोसिस के शेयर। तो मिस्टर ए जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सेलर है वो मिस्टर बी को जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बायर है उसको ऑफर देता है कि आप जो है 1 महीने बाद इस पर्टिकुलर डेट को मुझसे इक्विटी शेयर कितने 10 इक्विटी शेयर इंफोसिस के खरीद सकते हैं 100 रुपए के रेट से। क्लियर है ये बात? ये ऑफर दिया किसने? मिस्टर ए ने। अब केस 1 मार्केट प्राइस हो गया 150। कितना? 150। इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बोथ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैविंग सेम काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, दोनों के पास राइट भी है, दोनों के पास ऑब्लिगेशन भी है। दोनों के पास राइट और दोनों के पास ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? दोनों के पास राइट और दोनों के पास ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट सिचुएशन हो, किसी के भी फेवर हो, किसी के भी अगेंस्ट हो, नोबडी कैन डिनाई टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। ना मिस्टर ए बोल सकता है कि ना मैं अब नहीं दूंगा 100 रुपए में जो है वो आपको इक्विटी शेयर्स इंफोसिस के, और ना ही मिस्टर बी बोल सकता है कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा आपसे। दोनों में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, दोनों के पास राइट है। मिस्टर ए भी बोलेगा कि आपको लेना ही पड़ेगा मुझसे, और मिस्टर बी के पास भी अधिकार है कि आपको भी मुझे इंफोसिस के शेयर देने ही पड़ेंगे। तो ना कोई डिनाई कर सकता है, और यानी कि दोनों के पास ना डिनाई करेगा कोई, दोनों ही अपने अपने राइट को क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा। ठीक,
अब मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस हो गया 150। अब बताइए कौन खुश है, ए या बी? बी। क्या था प्राइस बढ़े। अगर प्राइस 150 हो गया, चलिए डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट वाले चीज को समझते हैं। अगर डिलीवरी होता तो कैसे होता, तब पहुंचेंगे रिजल्ट पे। 150 हो गया, इसका मतलब है कि मिस्टर ए को 100 रुपए में देने पड़ेंगे बी को क्या, इंफोसिस के शेयर। तो कितने शेयर उन्हें देना है ए को? 10। अब प्राइस कितना हो गया है? 150 150। तो कितने पैसे लेकर के मार्केट जाएंगे? 1500 1500। 10 इंफोसिस के शेयर लेंगे, आएंगे। अब कौन आएंगे यहाँ? बी। B. और कितने पैसे देंगे? 1000 rupees. 1000 rupees 1000 रुपीज। और 1000 रुपीज देकर के इक्विटी शेयर लेकर के क्या करेंगे? जाएंगे। ये 1000 रुपीज का इक्विटी शेयर मार्केट में जाकर के कितने में ये बेच देंगे? 1500 1500 और 500 का इनको क्या हो गया? profit. लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? डेरिवेटिव। क्या यहाँ पे डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट होगा या कैश सेटलमेंट होगा? डिलीवरी सेटलमेंट होगा या कैश सेटलमेंट? cash settlement तो इसका मतलब कौन किसको कितना रुपया दे दे और काम खत्म करे? sir 500 बी को 500 500 दे दे। ए जो है वो बी को 500 दे और नक्की करे, काम खत्म। Yes, sir. ठीक है। केस 2, अब जो है वो 50 रुपीज हो गया है प्राइस। अब बी चाहेगा एक्सरसाइज करना? No, sir. no अगर sir अगर बी से पूछा जाए तो क्या चाहेगा एक्सरसाइज करना? no No, sir sir. लेकिन उसे करना पड़ेगा कि नहीं? करना करना पड़ेगा। पड़ेगा करना पड़ेगा क्योंकि सर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। और अगर करना पड़ेगा तो इस बार उसे कितने का नुकसान है? 500 500 का। सेम कहानी। yes sir अगर 500 का नुकसान है तो वो ए को कितने रुपए दे दे? 500 500. काम खत्म। यही हो गया Yes. कैश सेटलमेंट। अब यहाँ पे ध्यान से एक और बात समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेलर और बायर वाला। बी यहाँ पे बाय किया है इंफोसिस का शेयर, बट वो इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी क्या है? बायर है। इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बायर होने के कारण उसे जो है इंफोसिस के 10 शेयर 100 रुपए में खरीदने का क्या मिला? राइट मिला। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से भी हो सकता है, ये देखिए यहां पे मिस्टर ए ये फिर से जो है वो सेलर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि यही ऑफर दे रहा है। जो ऑफर देगा वो सेलर कहलाएगा। तो मिस्टर ए यहां पे ऑफर दे रहा है। याद कीजिए जो मैंने बोला था कि अगर मैंने दिव्यांश को बोला कि आप मुझे जो है वो 10 केजी जो है वो एप्पल मुझे बेच सकते हैं 1 महीने बाद 50 रुपीज के रेट से, तो मुझे बताइए मेरे और दिव्यांश के बीच में ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। yes sir इस Yes. कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या बोला कि वो मुझसे आकर के एप्पल खरीदे या मुझे आकर के एप्पल बेचे? खरीदे। अब मैंने बोला मुझे आकर के वो एप्पल क्या करे? बेचे। yes sir लेकिन मैंने चूंकि ऑफर दिया है तो मैं ही कहलाऊंगा सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वो क्या कहलाएंगे? बायर ऑफ buyer कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस बार उन्हें राइट क्या मिला है? टू सेल अंडरलाइंग एसेट। और वो अंडरलाइंग एसेट क्या है? एप्पल। पिछले बार भी वो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन उन्हें क्या मिला था? क्या राइट मिला था? टू बाय अंडरलाइंग एसेट यानी एप्पल। यहां पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पिछले बार भी मिस्टर ए जो है वो सेलर था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, और बायर कौन था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का? Mr. B बी। क्या राइट दिया था उन्होंने? टू बाय अंडरलाइन। क्या ऑफर दिया था? ऑफर टू बाय अंडरलाइन एसेट। यहां इस बार क्या है? ऑफर टू व्हाट? sell sell underlying asset इसका मतलब देखिए सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए, हु इज बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? Mr. B Mr. B बट मिस्टर बी को क्या इस बार मिला है? ऑफर टू सेल offer to sell और या टू बाय? to sell टू सेल। किस रेट से? 100 rupees 100 rupees each कितने इंफोसिस के शेयर? 10 24 चलिए अब देखिए कैसे डील होगा। अब मार्केट प्राइस है 150। अब रुकिए जरा,
जब ये कॉन्ट्रैक्ट इस बार हो रहा होगा तो इस बार मिस्टर ए ने क्या सोचा होगा जो उनको ऑफर दिया कि सेल करना भाई मुझे, कि प्राइस बढ़ जाए। प्राइस बढ़ेगा। हाँ जी, ए का सोचना था प्राइस बढ़ेगा, तो उन्होंने ये वाला ऑफर दिया। और मिस्टर बी ने क्यों ये ऑफर एक्सेप्ट किया? क्योंकि उनका क्या मानना था? प्राइस बढ़ेगा। प्राइस कम हो जाएगा फ्यूचर में। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अब मार्केट प्राइस हो गया 150। सेम एग्जांपल ले रहे, यहां भी 150 हुआ था, इस बार 150 हुआ, तो बताइए मिस्टर ए खुश या मिस्टर बी खुश? मिस्टर ए को तो पिछले बार तो मिस्टर ए जो है वो दुखी था 150 होने पे। सिर्फ पिछली बार वो खरीदने के लिए बोल रहे थे। हाँ, क्योंकि ऑफर अलग था, ऑफर बोला था आके मुझसे खरीदना, तो भाई ऑब्वियस सी बात है अगर प्राइस बढ़ गया है और बोल रहा है आके मुझसे खरीदना, तो पहले खरीद के लाने पड़ेंगे महंगे में, तब ना सामने वाले को देंगे। इस बार तो बोल रहा है क्या करना, मुझे बेचना। इसका मतलब जो चीज मार्केट में 150 में मिल रहा है, मिस्टर बी इनको कितने में देंगे? 100 में। 100 रुपीज में बेचना पड़ेगा बी को। बेचारे बी को नुकसान हो गया, ये तो बी से लेते जाएंगे और 150 में क्या करते जाएंगे? बेचते जाएंगे। तो इस बार मिस्टर बी ए को देगा या ए बी को 500 रुपीज देगा? सर बी ए को सभी मिस्टर ए को देंगे। ठीक है, बी ए को 500 रुपीज दे दिया, ये वाला काम खत्म। यस। अब प्राइस फिर 50 हो गया। अब 50 होने पे बताइए किसको जो है वो फायदा, ए को या बी को? कौन बी खुश को। है? बी को फायदा है। बी को फायदा है। पिछले बार जब प्राइस कम हो गया था तो किसको फायदा था? ए को। ए को। देख रहे हैं, थोड़ा सा बस चेंज हुआ तो चीज बदलने लगा है। ठीक है, अब जो है वो क्या करेंगे बेचारे बी? इस बार बेचारा बी नहीं, 50 होने पे तो बेचारा ए हो गया। अब मिस्टर बी को तो बेचने का लेकर के आना है, तो पहले उनके पास शेयर होगा तब ना बेचेंगे। तो 50 रुपए में जो है वो इनको क्या करना है? सेल। इनसे जो है वो सेल करना है। प्राइस जो है वो कम हो गया, 50 में 100 में जो है वो सेल करना है। 50 रुपीज मार्केट में मिल रहा है, 50 में दाएं दाएं करके जो है वो 500 रुपए में खरीद लेंगे। 10 शेयर आएंगे और किनको बेच देंगे? ए को। कितने रुपए के रेट से? 100 रुपए के रेट से। और 500 का फायदा हो गया, पर शेयर 50 का फायदा हो गया। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों ही सिचुएशन, दोनों ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों में से किसी केस में कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन पहले वाले केस में, इस केस में, हु इज बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड हु इज सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? जल्दी बोलिए मेरे साथ, क्योंकि मुझे ऑप्शन में इसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए। Who is buyer of future contract and who is seller of future contract in this case? मिस्टर ए। ओके, और क्या ऑफर दे रहा है? फ्यूचर, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सेलर होता है वो ऑफर देता है। क्या ऑफर दिया ए ने बी को? ठीक है, क्या ऑफर है बी के पास? जो इसने ऑफर दिया वही ऑफर है बी के पास। तो बी के पास क्या ऑफर है? यहाँ अंडरलाइन एसेट को क्या करने का? परचेज करने का, बाय करने का ए से। यहाँ पे हु इज सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? मिस्टर ए। हु इज बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? मिस्टर बी। What offer A is providing to buyer of future contract? Offer to sell. Offer to sell him is What offer security. to buyer of future contract is getting? Offer to purchase. Offer to sell the security. To sell. Clear है बात? Yes sir. यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, जब फेवरेबल सिचुएशन हो या अनफेवरेबल सिचुएशन हो, बी जो कि बायर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी केस में किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकता है? डिनाई नहीं कर सकता। दोनों को अपने अपने राइट एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एक्सरसाइज ऑन फ्यूचर डेट एट एक्सरसाइज प्राइस। सत्य वचन, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो यहां नहीं आया। ठीक, बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव राइट एज वेल एज व्हाट? ऑब्लिगेशन। राइट भी है, ऑब्लिगेशन भी। क्या कोई डिनाई कर सकता है? No sir. अगर कोई डिनाई करेगा तो दूसरे के पास राइट है कि नहीं कि उसको बोलेगा कि आपको एक्सरसाइज क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। Yes, sir. तो दोनों के पास राइट है, दोनों के पास ऑब्लिगेशन है।
buyer and seller, no one can deny to exercise the contract. Buyer of future contract and seller of future contract, one will get profit and another receive loss of equal amount. ये बिल्कुल सही बात है। एक को जितने का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को उतने का ही क्या हो रहा है? लॉस। दूसरे को उतने का ही जो है वो लॉस हो रहा है। अब इसी जगह से हम बढ़ेंगे और तब हम पहुंचेंगे ऑप्शन पे कि क्या है ऑप्शन, कैसे वर्क करता है। लेकिन पहले ये दोनों जो है वो एग्जांपल कर लीजिए, तब वहां पे बढ़ेंगे। कर लीजिए पहले। डन सर। बाकियों का? सर ये Done, 26 sir. होगा ना, 20 हाँ, जून। वहां पे 6 कर दीजिएगा। कर दूं मैं या कर लेंगे? कर लेंगे। वो मैंने क्लियर किया तो वो हट गया, वो 6 है। अगला डेट है 5 मई के बाद का। डन है? Yes, sir. नेक्स्ट पे आए। फिर एक चीज पूछनी है। लिख लीजिए फिर पूछिएगा। ओके सर, इसी में पूछना है एक्चुअली। अच्छा, पहले इसको लिख लीजिए, मैं आ रहा हूँ सामने, फिर पूछिएगा। ओके।
Done, sir. सबका डन है तो बताएं कि नेक्स्ट पे आएंगे। Done, sir. इसको कॉपी करेंगे पहले ऑप्शन को, फिर बात करेंगे। सर बस 1 सेकंड के लिए बस पीछे कर देंगे। ठीक है, करके बताएं। यस सर, ठीक है सर, नेक्स्ट कर दीजिए। दीजिए। Done, sir.
है। यस चलिए जरा अब इसे समझते हैं। जो इसमें अभी लिखा हुआ है उसको इग्नोर कीजिए, बस लिखने बोला था, आपने लिख लिया, समझ के फिर यहाँ वापस आएंगे। जैसे हमने फ्यूचर को समझा था और उसके बाद आए थे, ठीक वैसे ही इसमें हम थोड़ी देर बाद लौटेंगे। मुझे बस यहां बतलाइए इस जगह, अगर यहां पे मैंने मिस्टर बी को मिस्टर ए ने ऑफर दिया, ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर बी को ऑफर दिया कि आप 1 महीने बाद, यह 6 है, आप 1 महीने बाद आकर के 100 रुपीज के रेट से 10 इक्विटी शेयर खरीद लीजिएगा। हमारा जो एग्जाम्पल था जिसमें हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, यहां पे दोनों के पास ऑब्लिगेशन, दोनों के पास राइट। मिस्टर बी को मैंने क्या कहा वो सुनिए। मिस्टर बी को कहा ए ने कि भाई अगर तेरा मन करे, ऑफर दिया और बोला कि तेरा मन करे तो एक्सरसाइज करना और मन ना करे तो एक्सरसाइज मत करना। किस चीज को? इस कॉन्ट्रैक्ट को। ऑप्शन दे दिया बी को। क्या ऑप्शन दे दिया? चाहे तो एक्सरसाइज करो, चाहे तो एक्सरसाइज ना करो। ये ऑप्शन किसको मिला है? बी को, सेलर को या बायर को? बायर ऑफ बायर को, बायर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब वर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं। अगर ऐसा है तो जरा सोचिए, केस 1 में बी क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? यस करेगा सर, एकदम ध्यान से, करेगा एक्सरसाइज या नहीं? यस सर करेगा। अगर सिचुएशन ये है मार्केट प्राइस 150 हो गया है तो एक्सरसाइज करेगा या नहीं कॉन्ट्रैक्ट? करेगा करेगा। अगर सिचुएशन हो गया ये, अब बताइए मिस्टर बी करेगा या नहीं? नहीं नहीं करेगा सर, जब तक उसे किसी ने काट ना खाया हो, एक साथ 8-10 ने, तो बिल्कुल वो नहीं करेगा। तो मुझे बताइए पहले केस में किसको बेनिफिट? बी को। अगर यहां पे प्राइस 250 हो जाता तो बताइए क्या बी इसको एक्सरसाइज करता? यस सर, कितने का फायदा होता? तो 150 का, हर शेयर पे कितने का फायदा होता? 150 रुपीज, 50 रुपीज सर, 150 10 शेयर्स का है, कितने का फायदा हो जाता? 1500। 1500। देखिए 500 से बढ़ करके 1500 हो गया। अगर प्राइस बढ़ करके हो जाता 500, अब बताइए करता या नहीं करता? यस सर यस सर, यस सर, कितने का फायदा होता हर शेयर पे? 400 रुपीज। यानी कि कितने का फायदा? 4000, अब अगर यहां पे एक्सरसाइज केस 2 में आए, प्राइस हो गया 50, अगर ये 40 होगा तो करेगा? नो सर, 30 होगा तो करेगा? नो सर, अगर करता तो किसका प्रॉफिट बढ़ता जाता? ए का, लेकिन ये तो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इस बार सेल किया है, यानी कि मिस्टर ए ने इस बार जो ऑफर दिया है वो ऑफर जो है वो सेलर है मिस्टर ए। किस चीज का? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। और ये बायर है किस चीज का? ऑप्शन, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में उनको क्या ऑप्शन मिला है? क्या राइट मिला है? सिर्फ राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। देखिए जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का सॉरी, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो बायर है उसके पास राइट है या ऑब्लिगेशन है? सर राइट, राइट है। सिर्फ राइट है। और क्या राइट है? बाय करने का अंडरलाइंग एसेट को।
नहीं मन करे तो नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब इसका जो क्लिच है उसमें आएंगे, बाद में आएंगे कि ऐसा कर क्यों रहा है। अब इसमें देखिए यहां पे ये सेलर है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, फिर कौन, मिस्टर बी, और इस बार बायर फिर कौन है, मिस्टर ए जो है वो सेलर है, और मिस्टर बी क्या है, बायर है। इस बार क्या दिया है, ऑफर टू सेल व्हाट, अंडरलाइंग एसेट। अब जरा सोचिए इस केस में, यहां पे केस 1 में ये एक्सरसाइज करेगा, नहीं करेगा। अगर यहां 50 हो गया तो एक्सरसाइज करेगा, 40 हो गया तो करेगा, 30 है तो करेगा। इसका मतलब देखते जाइए आप कि यहां पे जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है या नहीं ऑप्शन के बायर का। Yes, sir. और इनका लॉस सेलर का, जो हमारे ऑप्शन के सेलर हैं इनका लॉस क्या है, अनलिमिटेड। इनके पास ऑप्शन है। अब जरा यहां मुझे एक बात बताइए, ये समझ में तो आ गया कि यही है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये कि आखिर ए को काटा किसने, ये ऐसा ऑफर कोई क्यों देगा जिसमें कभी भी कोई गुंजाइश है प्रॉफिट होने की, कभी भी किसी भी केस में। जल्दी बताइए, जो एकदम लॉजिकल दिख रहा है, जो एकदम प्रैक्टिकली सामने दिख रहा है उसकी बात कीजिए, और भी अभी किडनी मत लगाइए। कोई ऐसा सिचुएशन बताइए जिसमें मिस्टर ए को प्रॉफिट होगा। No, sir. है कोई सिचुएशन? No, sir. तो किसने काटा ए को, और वही ऑफर भी दे रहा है कम वक्त, वही सेलर है, वही ऑफर भी दे रहा है बी को। तो ऐसा क्या हो गया ए को, किस चीज के लिए ऐसा कर रहा है, प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं उसको हो रहा है। अब यहां पे यही एक छोटा सा क्लिच है कि आखिर जो ऑप्शन का सेलर होता है उसका कमाई क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, और क्या उसके दिमाग में होता है कि वो इतना बड़ा राइट जो है वो किसके हाथ में सौंप देता है, ऑप्शन के बायर के पास। अनलिमिटेड जो है वो उसको प्रॉफिट का राइट दे देता है। क्या ऐसा इसमें है? इसका जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इसमें और बहुत शानदार टेक्निकल चीज आएंगे। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, क्या है पुट ऑप्शन, क्या है कॉल ऑप्शन, पुट कितने ले, कॉल कितने ले, क्या स्ट्रैटेजी बनाए, ये ऑप्शन पे और भी बहुत सारे टेक्निकल चीजें सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से जो है वो सारी चीज को रिवाइज कर रहे हैं? यस सर। और लिखने वाला कार्यक्रम सर वो भी चल रहा है। चल रहा है। चलिए वो भी अच्छे से कीजिए। तो फिलहाल सर ये आज आपको समझ में नहीं आया लास्ट वाला। क्या सर ये आपने जो लास्ट में समझाया ना कि वो सेलर बायर वाला, ये जो कॉल ऑप्शन वाला आपने समझाया, समझ नहीं आया। इसमें जो बायर हैं ऑप्शन के, उनको सिर्फ राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब अगर मिस्टर बी चाहे तो एक्सरसाइज करे और फेवरेबल कंडीशन ना लगे तो एक्सरसाइज ना करे। ये किसने बोला? ए नहीं बोला है। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच हुआ है। यही रहस्य से तो पर्दा उठना है कि आखिर ऐसा ए क्यों बोल रहा है। सर दोनों केस में ए ही सेलर है, लाइक ऑफर टू बाय अगर वो दे रहा है बी को तो भी वो सेलर है। ऑफर टू, दोनों ही केस में वही सेलर है। किस चीज का? ऑप्शन का। ऑप्शन। अब उसमें राइट, अब मैं दुकान का जो है मैं ही सेलर हूं, चाहे मैं आपको चॉकलेट बेचूं चाहे मैं आपको मिल्क बेचूं, दोनों केस में मैं ही सेलर हूं। ठीक वैसे ही यहां पे है, सेलर ऑफ ऑप्शन वही है। एक केस में वो क्या बोला कि भाई आ करके, ऑफर वही दे रहा है ना, एक ऑफर दिया आके मुझे बेचना, एक आकर के मुझसे खरीदना। लेकिन क्यों वो ऐसा कर रहा है, बिना अपने प्रॉफिट को देखे हुए क्यों ऐसा राइट दे रहा है, यही हमें जानना रहेगा। तो चलिए फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।